आज हम लोग वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन में जो पहले चर्चा कर रहे थे कि ऐसे समुदायों का पता लगाना जो वास्तव में समाज की विभिन्न धाराओं से कटा छटा है, काफी नारकीय जीवन बिता रहा है, जस्ट लाइक एन एनिमल। तो ऐसे समुदाय के लोगों के लिए बीपी मंडल की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी थी और संपूर्ण देश में सर्वेक्षण करना था। हुआ भी 1979 में 80 में रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया था और फिर बाद में उसमें स्पष्ट मेंशन किया हुआ था कि all those poorest communities except scheduled caste and scheduled tribes, they are also very needy to take help, and without the supporting or the help of the government, these communities is not able to survive to their self। अर्थात ऐसे समुदाय के लोग स्वयं का स्तर पर सरवाइव करने की क्षमता नहीं रखता है, इसलिए इनको अतिरिक्त सुविधा की व्यवस्था की जाए। और उसी में बताया गया था, जो हम पहले ही क्लास में स्पष्ट कर चुके हैं, कि 27% जो ओबीसी है, तो उसको एडवांटेज मिलना चाहिए रिजर्वेशन। ये रिजर्वेशन क्या है? तो सरकारी नौकरियों में, शिक्षण संस्थान में ऐसे समुदाय के लोगों के लिए सीट को रिजर्व रखना, आरक्षित रखना, तो इसे ही हम लोग रिजर्वेशन के रूप में जानते हैं। तो इस तरह से वो क्लियर हो चुका था, किंतु हमने बाद में यह भी बताया था इसका बड़ा बुरा प्रभाव पड़ा था समाज पर। जिन समुदायों को इसका लाभ मिलना था वो जश्न मना रहा था, जिन समुदाय को इसका लाभ नहीं मिलना था वो मातम में था। खूब ड्रामा हुआ, नाटकबाजी हुई, किसको क्या मिला यहां पे ये तो अपनी अपनी किस्मत की बात है, किंतु हाय तौबा करने की जो स्थिति थी जनसामान्य की, वो वास्तव में बहुत उपयुक्त नहीं था। नहीं जश्न मनाने वालों के लिए और न ही मातम मनाने के लिए, क्योंकि बहुत ज्यादा बहुत कुछ इसका लाभ या हानि जन समुदाय पर नहीं होना था कि कोहराम मचाना शुरू कर दिया। अंततः मारकाट खून खराबा के बाद इस पर विराम लगा, मामला कोर्ट में गया। तो इसी क्रम में इंदिरा सहनी एंड अदर्स वर्सेस सेंट्रल गवर्नमेंट का मामला सुप्रीम कोर्ट में गया और 1992 ईस्वी में इस पर निर्णय आया, फैसला आया कि सरकार के द्वारा लिया गया निर्णय जो अनुसूचित जाति एवं जनजाति के अतिरिक्त ऐसे समुदाय हैं जिन समुदायों को
27% आरक्षण का प्रावधान किया गया था। इस प्रकार का जो आदेश जारी किया गया था प्रधानमंत्री कार्यालय से, सरकार का यह निर्णय था, आदेश था, वह मान्य है, वैलिड है, किंतु ऐसे समुदाय में जो आर्थिक रूप से सक्षम है, प्रॉस्पेरस है, ऐसे समुदाय को इसका लाभ नहीं मिलना चाहिए। और ऐसा समुदाय जो जनरल कैटेगरी का है और वास्तव में उसमें भी कुछ ऐसे लोग हैं जो आर्थिक रूप से बेहद नारकीय जीवन जीने को विवश हैं, काफी विपन्नता में है, तो उन्हें भी 10% आरक्षण का प्रावधान रहना चाहिए। इस प्रकार से ओबीसी, अदर बैकवर्ड क्लास और एसईबीसी, सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेज, दोनों के लिए यह कल्याणकारी हुआ, दोनों को। और इस तरह से इस बर्निंग वाइटल प्रॉब्लम का पटाक्षेप हुआ। किंतु एक प्रश्न उठता है कि प्रधानमंत्री कार्यालय से जो ये आदेश हुआ, जारी किया गया, इस प्रकार का निर्णय लेने का अधिकार क्या किसी व्यक्ति विशेष के ऊपर था? क्या उसमें केवल प्रधानमंत्री ने निर्णय लिया? निश्चित रूप से सरकार के द्वारा निर्णय लिया गया और यह निर्णय सरकार का था, तो उसमें मंत्रिमंडल की सहमति रही होगी। ये बात अलग है कि उसमें में तत्कालीन प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह जी हुआ करते थे, उनके कार्यखंड में इस प्रकार का आदेश जारी किया गया था, किंतु वो व्यक्ति विशेष का नहीं था, सरकार का था, मंत्रिमंडल का था, जिसे कोर्ट ने भी मान्यता दी। और एक और भी रास्ता कोर्ट की ओर से दिखा दिया गया और कोर्ट के निर्देशों का पालन करते हुए अंततः इस गंभीर समस्या से सरकार निजात पा लेती है। सबको ज्ञात है कि इस प्रकार का जो निर्णय होता है वह किसी व्यक्ति विशेष का ही नहीं होता है, बल्कि संपूर्ण मंत्रिमंडल का होता है, सरकार का होता है। तो क्या हर प्रकार का निर्णय सरकार ले सकती है, या फिर जो एग्जीक्यूटिव बॉडी में है, आप सबको हमने पहले ही स्पष्ट किया है कि एग्जीक्यूटिव बॉडी में कौन सा बातें हैं? तो इसमें आते हैं प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड ऑल कंसर्निंग ऑफिसर्स, ये सारे एग्जीक्यूटिव बॉडी में आते हैं। जब हम इस पर वैसे एक्ट में भी आप लोग पढ़े होंगे, नहीं बताया होगा,
कि जो गवर्नमेंटल जो सिस्टम है, मैकेनिज्म है, इसके 3 अंग को हमने बताया था। एक अंग का कार्य है विधान बनाना, नियम बनाना। तो एक अंग का कार्य है उसको इंप्लीमेंट करना, एग्जीक्यूट करना, लागू करना। और फिर इस प्रकार से विधायिका और कार्यपालिका में विभेद न हो जाए, कॉन्फ्लिक्ट मैटर्स न आ जाए, ऐसी स्थिति में उसके समाधान के लिए एक अलग ऑर्गन है, इंडिपेंडेंट है, जिसको हम लोगों ने जुडिशियरी के रूप में जाना। अब सवाल उठता है कि सरकार तो आती है, सरकार का गठन होता है, फिर सरकार गिर भी जाती है, तो फिर नए सिरे से योजना बनती है। और बीच के कालखंड में देश की विधि व्यवस्था, विभिन्न प्रकार का प्रोग्राम्स को प्रॉपरली देखने वाले कौन हैं, कौन होते हैं? तो इसमें हम लोग डिटेल्स में जब जाएंगे तो देखेंगे कि इसके भी एक अस्थाई खंड होते हैं। सरकार कोई आए जाए, विघटन हो जाए, उससे मतलब नहीं है। एक जो अस्थाई बॉडी है वो निरंतर कार्य करती रहती है, वो डिसॉल्व नहीं करती है। जो विभिन्न अफसर वगैरह होते हैं, आईएएस, आईपीएस या इस प्रकार के और भी संबंधित अधिकारी, वो रूटीन वे में कार्य करते रहते हैं। सरकार आती है, जाती है, और उस हिसाब से सरकार के द्वारा दिशा निर्देशन होता है, उन लोगों को कार्य करते रहना होता है। तो इसलिए जो नियम बनाए जाते हैं उसको इम्प्लीमेंट किए जाते हैं, जो प्रोग्राम्स होते हैं, जो पॉलिसी निर्धारित की जाती है गवर्नमेंट की ओर से, एग्जीक्यूट की जाती है, तो उसमें व्यक्ति विशेष, केवल एक व्यक्ति का निर्णय नहीं होता है, बल्कि समूह का होता है, सरकार का होता है। अब है इन तमाम प्रकार के कार्य जो किए जाते हैं जनता के हित के लिए, कल्याण के लिए, वो क्या सभी प्रकार के की पॉलिसी और फिर प्रोग्राम्स, क्या सरकार बिना विपक्ष को की सहमति के बगैर कर लेती है? तो नियम है कि विधान बनाए जाते हैं और उसको किस रूप में इंप्लीमेंट किया जाए, इस सरकार के ऊपर निर्भर करता है, खास करके जो एग्जीक्यूटिव बॉडी होती है। तो जो भी नियम बनते हैं, विधान बनते हैं, उसको एग्जीक्यूट किया जाता है, विवाद होता है, समस्या का समाधान होता है। इन तमाम कार्यों को सुनिश्चित करने के लिए, संपादित करने के लिए सरकार के अंगों को जानना आवश्यक होता है। अपने यहां पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, संसदीय शासन प्रणाली है, तो उसके कार्य को, उसके स्वरूप को, उसकी इकाई को भी जानना सेपरेटली हम सबके लिए आवश्यक है। तो अगले दिन हम लोग चर्चा करेंगे कि जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, इसके जो स्वरूप हैं उस पर, फिर विधान देश के लिए, देश हित के लिए, जनता हित के लिए, कल्याण के लिए जो विधान बनाए जाते हैं,
कैसे विधान बनता है, कानून बनता है, फिर संविधान में जो कुछ भी संशोधन का प्रावधान है रहता है वो किस प्रकार से होता है, इन सारी बातों पर हम सबको अध्ययन करना है। तो आज की कक्षा में इतना ही कि रिजर्वेशन, फिर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए अतिरिक्त एडवांटेज की व्यवस्था बनाई गई। फिर बाद के कालखंड में यह निर्णय लिया गया कि सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस ही है तो जनरल कैटेगरी में, तो उसमें से ऐसे लोगों का चयन किया जाए जो कि वास्तव में स्वयं के स्तर पर अपने आप को सरवाइव करने की स्थिति में नहीं है, वो भी जस्ट उसी प्रकार की श्रेणी में है या उससे भी कहीं बदतर है। तो ऐसे लोगों के लिए भी प्रावधान किए गए कि उन्हें 10% आरक्षण का प्रावधान रहेगा, बशर्ते कि वो बेहद दयनीय स्थिति में जीवन यापन कर रहा हो और स्वयं के स्तर पर वह मेन स्ट्रीम में यानी समाज की मुख्य धाराओं से के साथ चलने की स्थिति में नहीं हो, उन्हें भी उस प्रकार का वैशाखी की आवश्यकता है। ऐसे ही लोगों के लिए इस प्रकार का प्रावधान किया गया है। कल्पना कीजिए, जो स्वयं के स्तर पर आराम से चल पाता है तो उन्हें यदि वैशाखी दे दिया जाए तो वह हास्यास्पद होगा। जो विकलांग है, जो स्वयं चलने की स्थिति में नहीं है, उनको वास्तव में जरूरी है, उनको देना भी चाहिए। आप ही लोग एक छोटा सा मैं उदाहरण, ये प्रैक्टिकल लाइफ की बात है। छोटा बच्चा है, साल भर 1.5 साल का बच्चा है, तो उनके माता पिता परिजन क्या करते हैं, उंगली पकड़ के खड़ा करते हैं, फिर धीरे 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 उंगली पकड़ के चलाना सिखाते हैं। किंतु जब वह सक्षम हो जाता है, अब 20 साल का, 15 साल का, 18 साल का, 12 साल का बच्चा को इसी प्रकार से उंगली पकड़ के माता पिता परिजन पकड़ के चलाना शुरू कर दे तो उनके माता पिता के लिए भी वो हास्यास्पद होगा और जिनको पकड़ करके चलाने का प्रयास किया जाएगा उसको भी लज्जा आएगी। तो भाव यह है, all those communities really who has no capacity to survive to their life, they are living just like an animal, their pitiable, their economical condition is more pitiable. Certainly government should provide to these type of facilities, no doubt. Today is enough. Thanks.